नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है तन्मय और आज हम राज कॉमिक्स के एक बहुचर्चित कॉमिक्स नेगेटिव्स का रिव्यू करेंगे। बहुचर्चित इसलिए क्योंकि इस कॉमिक्स के आने से कुछ महीने पहले जितनी भी कॉमिक्स राज कॉमिक्स में आई हैं, उन सभी के बैक कवर में बस इसी कॉमिक्स के एड्स देखने को मिल जाते हैं। और क्योंकि इस कॉमिक्स को राज कॉमिक्स के दो लेजेंडरी राइटर और आर्टिस्ट ने बनाया है, जिसके वजह से ये कॉमिक्स आरसी फैंस के बीच काफी सालों तक चर्चा का विषय बना रहा। इस कॉमिक्स को लिखा है जॉली सिन्हा जी ने और आर्ट अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया है। जॉली सिन्हा जी और अनुपम सिन्हा जी के इस जोड़ी के बारे में आरसी फैंस को अच्छे से पता है, और अगर ना पता हो तो हम आपको बता देते हैं कि ये जोड़ी आज तक राज कॉमिक्स में बहुत सारे ब्लॉकबस्टर्स दे चुकी है, जैसे कि कोहराम, परकाले, ड्रैकुला सीरीज, जलजला, जो कि आज भी आरसी के बेस्ट कॉमिक्सेस में गिनी जाती है। और अगर राज कॉमिक्स के आधार स्तंभों की बात करें और उनमें अनुपम जी और जॉली जी का नाम ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं राज कॉमिक्स के नेगेटिव्स का विश्लेषण। कहानी की बात करें तो शुरुआत में हमें एक क्लॉडिया नाम की शिप दिखाई जाती है, जिसपे कुछ अनजान परछाइयों यानी शैडोज का हमला हो जाता है, और पैनल के अनुसार वो शैडोज कोई गुप्त हथियार या यंत्र की तलाश में उस शिप पर हमला करती है। ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं, पर इस हमले में किसी तरीके से उस शिप का गार्ड बच निकलता है। उसके बाद उस गार्ड को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां उस गार्ड से लॉयर भारत पूछताछ करता है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि भारत भी राज कॉमिक्स में सुपर हीरो तिरंगा या देशभक्त तिरंगा के नाम से जाना जाता है। आगे की कहानी में जब गार्ड की बातें किसी को समझ में नहीं आती, उसी समय पूछताछ के दौरान वहां लोरी, जो कि आरसी यूनिवर्स में सुपर कमांडो ध्रुव की साइड किक्स में से एक है, वहां पर आ जाती है और उस गार्ड का अपहरण कर लेती है। क्योंकि लोरी के अनुसार गार्ड ने जो भी परछाइयां देखी थी उस शिप पर, सबका सब सच था, और लोरी के जानकारी के अनुसार उस गार्ड की जो शैडो होती है, अब वो उसकी अपनी नहीं होती है, बल्कि उन शैडो मॉन्स्टर्स की होती है, जिसे लोरी अपने तांत्रिक शक्तियों के द्वारा अलग करने की कोशिश में ये जान जाती है कि अब वो परछाई जिसकी तलाश लोरी को है, इस गार्ड को छोड़कर तिरंगा से जा चिपकी है। कहानी में आगे बढ़ने पर यह पता चलता है कि श्री हरिकोटा से इंडियन साइंटिस्ट 5 ऐसे सैटेलाइट्स छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिसका असल मकसद अर्थ के ऊपर एक अदृश्य प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना होता है, जिससे पृथ्वी को अलग अलग आकाशीय आपदाओं जैसे एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड से बचाया जा सके। और इन सैटेलाइट्स के लॉन्च को अलग अलग आतंकवादी ग्रुप्स रोकने की चेष्टा लगातार करते रहते हैं, जिसमें से एक ग्रुप की टक्कर सुपर कमांडो ध्रुव से होती है और उस गैंग को मुंह की खानी पड़ती है। साथ ही उस यंत्र की तलाश शैडो मॉन्स्टर, जो कि खुद को नेगेटिव्स कहते हैं, उनकी मुठभेड़ करवाती है डोगा से, जहां डोगा की मुठभेड़ तिरंगा से भी होती है, जो कि खुद एक नेगेटिव्स के कब्जे में होता है। इस मुठभेड़ के अंत में डोगा और तिरंगा दोनों ही नेगेटिव्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। नेगेटिव्स और नेगेटिव्स के सेना नायक अंडमान, जो पृथ्वी के गहराइयों में लाखों सालों से रहते आए हैं और पृथ्वी के सरफेस पर भी अपना शासन कायम करना चाहते हैं, और उस मकसद को पूरा करने के लिए ही यंत्र की जरूरत होती है, जिसे कब्जे में लेने के लिए अंडमान के साथी और उसकी होने वाली पत्नी यामिनी पृथ्वी सरफेस पर उस शिप को हाईजैक करते हैं। पर क्योंकि वहां पर यंत्र नहीं मिल पाता है, तो बाकी नेगेटिव्स भले ही वापस आ जाए, लेकिन यामिनी और अंडमान के विश्वास पात्र कोशिनी वापस नहीं आती है, और इसी वजह से अंडमान यामिनी पर हमला करता है और उसे वापस ले जाने के लिए पृथ्वी सरफेस पे जाकर उसकी टक्कर नागराज से होती है। नागराज भले ही इस लड़ाई के दौरान नेगेटिव्स के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन क्योंकि नागराज की शक्तियां जैसे इच्छाधारी शक्ति, नाग शक्ति और पुण्य शक्ति के कारण असर पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, और इस लड़ाई में जीत नागराज की होती है और अंडमान को कब्जे में ले लिया जाता है। दूसरी तरफ नेगेटिव्स के द्वारा इन्फ्लुएंस डोगा और तिरंगा श्री हरिकोटा पर हमला करते हैं और उन्हें रोकने के लिए उनकी टक्कर चंडिका, लोरी, ध्रुव, नागराज और परमाणु से होती है।
दुश्मनों के खिलाफ लड़ना तो फिर भी आसान होता है, लेकिन जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो लड़ाई के लेवल्स चेंज हो जाते हैं, स्ट्रेटजीज चेंज हो जाते हैं, मोटिव्स चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा ही होता है लड़ाई में। काफी मुश्किलों से ये लड़ाई डोगा और तिरंगा के खिलाफ बाकी सुपर हीरोज जीत तो लेते हैं, पर यहाँ उन्हें एक जानकारी भी मिलती है कि इस यंत्र की तलाश जो नेगेटिव्स कर रहे हैं उसका नाम प्रकाश भक्षी यानी लाइट ईटर कहा गया है, जिसमें सूरज की सारी रोशनी ऑब्जॉर्व कर लेने की पावर है। अगर ये गोला किसी तरीके से सैटेलाइट्स के जरिए स्पेस में पहुंच जाता है तो सारी सनलाइट को अर्थ में पहुंचने से रोक देगा ये, और अर्थ सरफेस पर भी नेगेटिव्स का राज हो जाएगा। इस लड़ाई के दौरान जब लोरी इन बॉल्स को रोकने की कोशिश करती है तो इस कोशिश में ये लाइट ईटर्स बॉल लोरी तक को ऑब्जॉर्व कर लेती है, और ये सब होने के बाद अनहोनी यही नहीं रुक जाती, बल्कि ये पांचों सैटेलाइट्स स्पेस के लिए लॉन्च हो जाते हैं और अर्थ के एक हिस्से में इसका असर दिखने भी लगता है। वहां सनलाइट आना बंद हो जाती है और नेगेटिव सरफेस पे आके लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इन सारी आपदाओं के घटित होने के बाद हमारे सुपर हीरोज को पता चलता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसीज यामिनी के द्वारा रची गई है। यामिनी की महत्वाकांक्षा हमेशा से अर्थ के सरफेस पर राज करने की होती है, जिसमें उसके सबसे बड़े दुश्मन अंडमान और कोशिनी होते हैं, क्योंकि यामिनी के अनुसार पृथ्वी पर हमेशा से ही कई अलग अलग फेनोमेनन्स जैसे भूकंप का आना और सुनामी के आने के वजह से कई लोग पृथ्वी के नीचे चले जाते हैं और धीरे धीरे उनका एवोल्यूशन अर्थ के अंदर ही होता है और वो नेगेटिव्स में तब्दील हो जाते हैं। पर यामिनी पूरे अर्थ पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती है, चाहे वो अर्थ के अंदर हो या ऊपर। इस मोटिव में काफी ज्यादा खतरा दिखाई देता है अंडमान और कोशिनी को, और वो यामिनी को कैद कर लेते हैं। पर किसी तरीके से यामिनी एक बार के लिए कैद कमजोर पड़ जाने पर आजाद हो जाती है और अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए सुपर हीरोज का इस्तेमाल करती है, और जो इन मंसूबों को रोकने की कोशिश करती है वो होती है कोशिनी। पर जिस वक्त यामिनी डोगा पर हावी होती है और कोशिनी तिरंगा पर, और उस लड़ाई के दौरान यामिनी कोशिनी के साथ साथ डोगा और तिरंगा दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है और श्री हरिकोटा लॉन्च सेंटर में बाकी सुपर हीरोज के साथ टकरा जाती है। इन सब के बाद फाइट्स के इक्वेशंस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जहां एक तरफ अर्थ में नेगेटिव्स का हमला शुरू हो जाता है, दूसरी ओर सैटेलाइट रॉकेट्स स्पेस में अपनी पोजीशंस ले चुके होते हैं, वहीं तीसरी तरफ यामिनी अंडरवर्ल्ड में जाकर पूरे अर्थ में अपने एंटायर वर्ल्ड रूल करने के मोटिव को आगे बढ़ाने में लग जाती है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे सुपर हीरोज भी अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। तिरंगा और डोगा पृथ्वी पर हो रहे हमले को रोकने के लिए भिड़ जाते हैं, चंडिका और ध्रुव सैटेलाइट्स डीएक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, और नागराज अर्थ के अंदर कोशिनी से टकराने के लिए पहुंच जाता है। लॉन्च सेंटर के अंदर ध्रुव से लोरी टेलीपैथिक मीडियम से कनेक्ट करती है और उसे ये इंफॉर्मेशन देती है कि 5 सैटेलाइट्स जो स्पेस में है उनमें से बस 4 ही एक बार में एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि अगर पांचों एक साथ कनेक्ट हुए तो ओवरलोड की वजह से सैटेलाइट्स ब्लास्ट हो जाएंगे। ये सुनते ही परमाणु स्पेस में पहुंचकर पांचों सैटेलाइट्स को एक साथ कनेक्ट करने के लिए अपने एटॉमिक रोप का यूज करता है और उनके बीच कनेक्शन के लिए खुद को ही मीडियम बना देता है। क्योंकि इन सैटेलाइट्स के अंदर प्रकाश भक्षी गोले यानी लाइट ईटर्स बॉल रहते हैं, तो डार्क एनर्जी का फुल फ्लो परमाणु की तरफ होता है, जिसकी वजह से उसकी जान पर बन आती है। एन मौके पर वहां पर फेसलेस आ जाती है और डार्क एनर्जी को अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेती है। जिन लोगों को भी फेसलेस के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दूं कि भारती जो महानगर में नागराज जिस न्यूज चैनल के लिए काम करता है उसी की को ओनर है। भारती तंत्र विद्या में माहिर है, जिसकी नॉलेज उसे तंत्र विद्या के महाज्ञानी अपने दादा वेदाचार्य से मिली है, और वो कई बार एज अ फेसलेस नागराज के साइड किक के रोल में कई कॉमिक्स में आ चुकी है। तो आगे कहानी में जैसे ही पांचों सैटेलाइट्स कनेक्ट होते हैं तो सैटेलाइट्स के साथ साथ उन लाइट ईटर्स यानी प्रकाश भक्षी गोलों के भी पर कच्चे उड़ जाते हैं और उनमें अब्सॉर्ब्ड लोरी आजाद हो जाती है। दूसरी ओर लॉन्च सेंटर में कोशिनी जो अब यामिनी की गुलाम है, लॉन्च सेंटर के साइंटिस्ट को इन्फेक्ट करके उन्हें अपने कब्जे में लेकर ध्रुव और चंडिका पर हमला तो करती है, पर ज्यादा देर टिक नहीं पाती।
ध्रुव के तेज दिमाग की वजह से कोशिनी फिर से नेगेटिव से मानव रूप में आने लगती है, जहां अंडरवर्ल्ड में नागराज की टक्कर होती है अंडमान से, क्योंकि अब अंडमान आजाद हो चुका है। और चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो यामिनी ने, लेकिन क्योंकि यामिनी अब अंडमान की मंगेतर है तो उसकी प्रोटेक्शन तो अंडमान को करनी ही थी। और इस लड़ाई के बीच जब सरफेस में लड़ते हुए डोगा और तिरंगा सरफेस में बड़े बड़े होल्स बना देते हैं, जिससे सनलाइट अंडरवर्ल्ड में आने लगती है और कोशिनी और अंडमान की पावर्स लो हो जाती है और वो ये लड़ाई हार जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद नेगेटिव्स के एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए जब किसी तरह अंडमान, यामिनी और बाकी बचे नेगेटिव्स को लेकर अर्थ के और भी नीचे चला जाता है और फिलहाल इस कॉमिक्स की कहानी यहीं एंड हो जाती है। इस पूरे कहानी को देखा जाए तो कहानी में सस्पेंस तो मुझे अच्छा खासा दिखा, लेकिन जितने भी सस्पेंस है वो कहानी के इंटरवल के बाद सारी की सारी रिवील हो जाती है। एक बात मुझे जो अच्छी लगी है इस कहानी में वो ये है कि कहानी बस नेगेटिव्स इशू में ही ओवर नहीं हो जाती है। हो सकता है कि आरसी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी हमें फिर से अंडमान और यामिनी या फिर बाकी बचे नेगेटिव्स से भी मिलने का मौका मिले। इस कहानी में एक और भी बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी वो है तिरंगा का रोल। तिरंगा राज कॉमिक्स में एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला सुपर हीरो है, जिसके पोटेंशियल को सच बताऊं तो आरसी ने कभी ज्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं, ना ही उसे कभी अच्छे रोल मिले किसी भी मल्टी स्टारर कॉमिक्स में। लेकिन नेगेटिव्स में तिरंगा के रोल को काफी अच्छे से और बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, जिस वजह से मुझे दिल से खुशी मिली इस कॉमिक्स को पढ़कर। कहानी मेरे हिसाब से शुरुआत में बहुत अच्छे से स्टार्ट होती है, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं अपनी ग्रिप छोड़ती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं आर्ट वर्क की। आर्ट वर्क ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा है, बस कुछ कुछ पैनल्स में डिटेलिंग्स की कमी लगी है। यूं तो अनुपम जी का अपना एक स्टाइल है आर्ट का, जो हमें इस कॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। कुछ कुछ पैनल्स और कैरेक्टर डिजाइन्स फुल पेज में दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। बाइंडिंग क्वालिटी और साइज की बात करें तो इस कॉमिक्स को पेपर बैक और हार्ड कवर दोनों में रिलीज किया गया है और बाइंडिंग क्वालिटी इसकी टॉप नॉच मिलती है हमें। साइज में ये कॉमिक्स चौड़ाई में 15.5 सेंटीमीटर की है और लंबाई में 20.2 सेंटीमीटर की है। इसका ओवरऑल वेट पेपर बैक में 330 ग्राम का है। पेजेस आपको सारे के सारे इसमें ग्लॉसी देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बिल्कुल परफेक्ट फिट है। ये कंप्लीट कॉमिक्स 160 पेजेस की है। ये कॉमिक्स 250 रुपए की है और अगर आप इस कॉमिक्स को खरीदना चाहते हैं तो आप www.hellobookmine.com वेबसाइट में विजिट करके खरीद सकते हैं। कॉमिक्स की वेबसाइट लिंक मैंने आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस कॉमिक्स के रेटिंग की बात करें तो मैं पर्सनली इस कॉमिक्स को आर्ट के लिए 7.5 और कहानी के लिए 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी राज कॉमिक्स के नेगेटिव्स का कंप्लीट रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना दूसरा कोई वीडियो शुरू ना कीजिएगा। आपके कोई सजेशंस हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे मेरे पास कॉमिक्सेस आती जाएंगी, वीडियो रिव्यू इसी तरीके से मैं आपको देता जाऊंगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहता हूं। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी रीडिंग।